सर को जाने का मकाम आ चुका है, मेरा नहीं, उन सब का जो ये समझ रहे थे कि आईनी अमेंडमेंट एक सक्सेस है। Now you got 7 salesmen. That's right. Okay, there's a 7. Where is it? Right there. All right. Now you got 28 vacuums a week you gotta sell. That's right. I'm gonna divide. There's your 28 vacuums. Now wait, you claim the 7 goes into 28 13 times? That's right. Show me. 7 into 2. 7 will go into 2. Certainly not. So I gotta take the 2 from there and put it down here. Right over there. Now 7 into 8. Once. Once. Now I'm gonna carry the 7 from here and put it under the 8. 7 from 8. One. 1. A minute ago, I didn't use that little 2. What are you gonna do? I gotta use that 2 now. I'm gonna take it from there. And I gotta put it right there. Now, 7 into 21? 3 times. That's correct. 7 into 28, 13. जिस जोश से आईनी अमेंडमेंट लाए थे उसी जोश आईनी अमेंडमेंट से हवा निकलती जा रही है, क्योंकि मकसद अचीव नहीं हो रहा या नहीं हो सका। बिकॉज मकसद आईनी अमेंडमेंट के ज़रिए मसला हल नहीं करना था, सिर्फ अना का मसला था, एक चीफ जस्टिस अपना लाना था और वो ले आए, बाकी गवर्नमेंट के मसले वहीं के वहीं हैं। मैं समझाता हूँ, मकसद सिर्फ इतना था कि अपनी अना दिखानी है और आखिरी पुश करना है कि शायद कुछ ना कुछ डील बन जाए। आखिरी पुश इसलिए क्योंकि 5 नवंबर करीब आ रहा है और मजबूरी बढ़ती जा रही है, और गुस्से का इजहार इसलिए क्योंकि ईगो हर्ट हो गया था कि यार ये अमेंडमेंट्स तो पास करवानी है, क्योंकि वो एक बार शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मिलने नहीं गए थे। खैर हो गई पास, जस्टिस याया को चीफ जस्टिस भी बना लिया आपने, लेकिन किसी के मसले हल नहीं हुए, ना इस्टेब्लिशमेंट के और ना गवर्नमेंट के। 3 सरप्राइजेस मिले हैं गवर्नमेंट को। एक कि जस्टिस याया ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, बिकॉज अब गवर्नमेंट कंफ्यूज है कि जस्टिस याया कैसे रिएक्ट करेंगे। गवर्नमेंट उम्मीद तो लगा रही है कि जस्टिस याया कादी साहब की तरह चलेंगे, क्योंकि जब राना सना साहब ये कहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर होंगे, तो ज़ाहिर है वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काजी फाइज़ा की तरफ चलेंगे और चुप करके बैठेंगे। और कुछ हम जैसे लोग हैं जिनको ये उम्मीद है कि वो इसको रिवर्स कर देंगे। बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि अपनी सीट कोई नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी है, भले ही वो आज नहीं करें लेकिन करेंगे ज़रूर। दूसरा सरप्राइज़ ये है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने रिटायर नहीं किया है, यानी सरकार उम्मीद लगा रही थी कि वो रिज़ाइन कर देंगे, और लेकिन उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब वो कोर्ट के में अंदर बैठे रहेंगे, और ये मैं बात पहले भी बोलता था कि उनको सुपरसीड करके मसला हल नहीं होगा अगर वो रिटायर नहीं करते। अगर वो कोर्ट के अंदर बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है, सबको पता है जस्टिस मंसूर और जस्टिस याया की पुरानी दोस्ती है, तो ज़ाहिर मसला तो हल नहीं हुआ ना, वो तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते रहेंगे, चीफ जस्टिस पे इन्फ्लुएंस भी होते रहेंगे। और तीसरा सरप्राइज के आईनी अमेंडमेंट्स में टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, जिसकी वजह से ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बन सकती है, ना वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बेंच बना सकती है। खुद ही खुद में फंस गए हैं। आईनी कोर्ट्स वाला मामला तो सेटल होके नहीं दे रहा। हाँ, अपॉइंटमेंट वाला मसला सेटल हो गया, मतलब इस्टेब्लिशमेंट का काम हो गया, गवर्नमेंट का काम नहीं हुआ है। अंसाराबादी साहब की खबर से लेकर अब ख्वाजा आसिफ हो, फैसल वावडा तक, हर कोई अब ये इंडिकेशन दे रहा है कि 27th अमेंडमेंट आ रही। किस लिए? क्योंकि समझ आ गया है कि हम जो करना चाह रहे थे वो नहीं करवा सके। अब इनसे ये गलती किसने करवाई है, किसी या खुद की है इन्होंने, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसी वक्त बोला था कि अमेंडमेंट पास होने के बाद ये खुद ट्रैप हो गए हैं, और अब आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा। इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट दे वांट, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए, जो कि राना सना ने बोला कि जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हेड करेंगे। लेकिन अब इस कानून के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती, तो क्या करें? लेकिन फ़िलहाल अब हम इस चीज़ को होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जस्टिस याया अफरीदी ठीक है, कुछ भी है, लेकिन उनके बारे में इस वक्त मैं तो कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि काजी फाइज़ा साहब को देख के क्या वो थे और क्या वो बन गए देखते देखते। खैर, मगर जब वो फुल कोर्ट रेफरेंस की स्पीच में याया अफरीदी साहब बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रैकोटमी ऑफ पावर, यानी कि जो सतून है, जो पिलर्स हैं, उन पिलर्स पे जो है वो उन पिलर्स को मेंटेन रखूँगा, उनकी इज़्ज़त बरकरार रखूँगा, जज का वक़ार बरकरार रखूँगा। तो फिर सीधा सीधा इशारा है कि ये इशारा यही है कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इन पे सवाल उठेगा, मगर सवाल कब उठेगा ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के मूड पे डिपेंड करता है कि वो
किस तरफ इस चीज़ को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस याह्या अफरीदी आई डोंट थिंक सो कि वो अग्रेसिव होंगे। हो सकता है लेकिन आई डोंट थिंक सो। लेकिन जब बिलावल साहब ने ये वाज़े किया कि काजी फाइज़ा साहब के अलावा अगर कोई और जज होता तो अमेंडमेंट्स पास ही नहीं होती, तो अब तो काजी साहब नहीं हैं ये रहे ही नहीं है वो, तो आपकी ये 27वीं अमेंडमेंट की जो बातें चल रही हैं वो कैसे पास होंगी अगर लाने का मूड भी है। और क्या दोबारा फिर पूरी एपिसोड रिपीट होगी? हो भी सकती है और नहीं भी। मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि रास्ता रोकेंगे 27 अमेंडमेंट का, लेकिन उन्होंने तो पहली बारी में भी कहा था कि रास्ता रोकेंगे और लेकिन जब पागलपन पे उतरते हैं ना तो मौलाना साहब जैसों को भी सब कुछ भूलना पड़ जाता है, सारे उसूल। लेकिन चले, ये तो क्लियर हुआ कि उन्होंने किसी लालच में नहीं किया है। ये जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, अब ये नहीं समझा जाए, हम अभी भी अपोजिशन में हैं और नए इलेक्शंस होने चाहिए। सर जी, नए इलेक्शंस तो होंगे, वो तो सबको पता है, लेकिन क्लियर नहीं है कि कब, क्योंकि ये तो सबको पता है कि इस तरह जो सिस्टम चलाया जा रहा है ये तो नहीं चलेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज़ की इंडिकेशन हमें नवंबर 5 को मिल जाएगी, लेकिन वहाँ भी और मसाइल हैं इस वक्त, क्योंकि जब 62 कांग्रेसमैन बाइडन को ख़त लिख के इमरान खान साहब की जान की हिफाजत मांग, तो ठीक है, बाइडन तो इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे और ना ही करेंगे, क्योंकि पर्सनल, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि पर्सनल मसाइल है, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि बाइडन तो जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने और खींच सकते हैं। लेकिन कमिला जो एक मुस्तकिल 4 साल के लिए आएगी अगर वो प्रेसिडेंट बनी, तो उससे आपको उम्मीद तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसको खान साहब से कोई पर्सनल नफ़रत है कि वो आपकी इन सारी चीज़ों को मानेगी। वो अपने मुल्क की सारी, अपनी कांग्रेस की रेजोल्यूशंस, अपने 62 मेंबर्स के ख़त, वो सबको इग्नोर कर लेगी, ये मैं नहीं मानता। और वैसे भी सर, जब इंटरनेशनल नज़रों में, इतने ज़्यादा इंटरनेशनल नज़रों में हो ना, तो इस तरह इंटरनेशनल प्रेशर के अगेंस्ट जाकर खान साहब को और मुश्किल में डालना, जान को ख़तरा बनाना, ये सब बेवकूफ़ाना बचकाना बातें हैं। ये नहीं होता, ये मैं मान ही नहीं सकता। इतना दम ही किसी में नहीं है, मैं दम का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इतना दम ही किसी में नहीं है। वो चीज़ वन वे और दी अदर खान साहब के ऊपर हाथ हल्का होना था। जितना अमेरिकन इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं तो दोनों तरफ की सेटिंग बिठाई जा रही है। एक तरफ 27वीं अमेंडमेंट की बातें हैं, जिसमें ना सिर्फ 26वें अमेंडमेंट के जो मसाइल हैं उनको सही करने की बातें हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स और ख़तरनाक बहुत की सारी बातें भी, वो जो हाई कोर्ट्स के अख्तियार भी ले लेना। दूसरी तरफ इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट कॉन्फिडेंस मेजर्स भी कर रहे हैं, जैसे कि बुशरा बीबी की रिहाई, खान साहब की बहनों की रिहाई। फिर खान साहब की लैंग्वेज देख के भी ये क्लियर हुआ कि खान साहब भी लड़ाई नहीं चाह रहे, क्योंकि देखें, जब बात हुई जस्टिस याह्या अफरीदी की अपॉइंटमेंट पे तो खान साहब ने कोई तबसरा नहीं किया। फिर जब बात आई आईनी अमेंडमेंट पे तो खान साहब उस पर भी सिर्फ का इंतज़ार किया, ना एहतजाज की कॉल, ना मुजाहरों की कॉल। व्हिच मीन्स खान साहब इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू ऑल द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ये बात गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हो चुकी है, इसलिए आज ये पुलिस वैन वाला ड्रामा भी हुआ था, ताकि ये परसेप्शन बनाए कि पीटीआई अब पुलिस पे फायरिंग करके अपने लोगों को छुड़ाना चाह रही है। अभी देखिएगा, गवर्नमेंट और भी स्पॉयलर्स फेंकेगी इस मार्केट में, दोनों के जो बातें हो रही हैं उसको ख़राब करने के लिए, और इस चक्कर में गवर्नमेंट पैनिक करेगी। खैर, अब मुझे नहीं पता ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि अमेंडमेंट्स जो पावर मूव था वो फेल हो गया है और रिपोर्ट्स आ गई हैं कि ट्रंप इज़ मोस्ट लाइकली टू विन, या फिर खान साहब इस अमेंडमेंट्स वाले प्रेशर में आ गए हैं और ये जो अमेंडमेंट्स वाला प्रेशर था ये काम कर गया है और खान साहब पीछे हटना हो गए। ये तीनों चीज़ें मुमकिन हैं, बट वो सिर्फ वक्त बताएगा कि इफ़ खान साहब इज़ कमिंग आउट और नॉट, और उसके बाद क्या हो रहा है। बट इफ़ दीज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हो रहे हैं इस वक्त, अगर ये सही तरीके से चले गए, इफ़ दे गो वेल, तो डेफिनेटली खान साहब बाहर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ टाइम और लग जाए, लेकिन मुझे ये डील का नतीजा नहीं लग रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई डील का नतीजा है, क्योंकि अगर डील होती तो ये इतना हल्ला गुल्ला नहीं होता और ये इतनी नूरा कुश्ती, ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज़ का ये नहीं होती हैं सर। इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं होती कि उससे भी सेटिंग तो उससे भी सेटिंग, उससे भी सेटिंग, ऐसा नहीं होता। आसान अल्फाज में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इसलिए हैं, कोई डील नहीं है, क्योंकि खान साहब को भी पता है कि ये फंस रहे हैं और खान साहब
बजाय के चढ़ाई करें जैसे वो हमेशा करते हैं, हमेशा की है उन्होंने, बल्कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार स्पेस दे रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड मूव, बिकॉज जब सामने वाला एग्जॉस्टेड हो और आप भी एग्जॉस्टेड हो तो लड़ाई करके दोबारा एनर्जाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि बेहतर है कि एक दूसरे को पाल लें और यही होता नज़र आएगा हमें कुछ दिनों में। लेकिन फंस क्यों रहे हैं, सवाल सिर्फ ये है, फंस इसलिए रहे हैं कि इतना पावर का इस्तेमाल करके भी कुछ उखाड़ पछाड़ नहीं हो पाई। तो अब क्या एक बार दोबारा सोच लें ज़रा कि ऐसा करना भी है कि नहीं, क्योंकि एक बार इस वक्त अब अगर ये चॉइस लेकर इस रास्ते पे चले तो एंड रिज़ल्ट ज़ाहिर है फिर आपको माशाल्लाह में ही लाना पड़ेगा या फिर कोई सानिया हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर फंस जाता है कि इतना पावर का इस्तेमाल किया, हमें इंटरनेशनल हालात इजाज़त दे रहे हैं कि हम इतना पावर इस्तेमाल कर लें? मेरा नहीं ख्याल। ब्रिक्स जिस तरह वेस्ट के ऊपर बरसा है, इसलिए दो बातें क्लियर हुई हैं ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स जो है वो एक अब ब्लॉक बनता जा रहा है इन ईस्टर्न पावर्स का, वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट, जो और फिर पाकिस्तान इसमें शामिल हो के इस वीक सिस्टम के साथ इतने कमज़ोर हाउस लेके आपको क्या लगता है पाकिस्तान बच पाएगा? ट्रैप नहीं होगा, मुश्किल में नहीं पड़ जाएगा? वो भी तब फॉर इंस्टेंस जब तक इंडिया के ऊपर प्रेशर अमेरिका बरकरार रखा हुआ था। आपने देखा कि सरप्राइजिंगली अटैक ज़रा कम हो गए थे पाकिस्तान में, लेकिन जैसे ही इंडिया ने चाइना के साथ बॉर्डर पैक्ट साइन कर लिया तो आपको ये क्लियर हो गया कि अब उसको चाइना से कोई मसला नहीं है। जब चाइना से मसला नहीं है तो अमेरिका से डरने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं ये बार बार कहता हूँ कि अगर इंडिया चाइना से ताल्लुकात अच्छे करेगा तो मसला अमेरिका के लिए होगा, इंडिया के लिए नहीं। और जब इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर पैक्ट हो गया तो उसकी पूरी अटेंशन अब पाकिस्तान की तरफ हो गई, क्योंकि कहीं और से तो इंडिया को मसला है नहीं। हम दोस्ती की बातें तो कर रहे हैं उनके साथ, नवाज शरीफ साहब तो बाकायदा पैगाम भेजा उन्होंने, लेकिन वो मूड में नज़र नहीं आ रहे। और अमेरिकन प्रेशर को चाइना के साथ पैक्ट करके जवाब दे रहे हैं, व्हिच मीन्स हमारा जो ख्वाब है कि इंडिया को न्यूट्रलाइज हो या इंडिया न्यूट्रलाइज हो वो पूरा नहीं हो रहा और होते हुए नज़र भी नहीं आ रहा। और फिर ट्रंप हो या कमला, दोनों ये ख्वाब पूरा नहीं करेंगे पाकिस्तान का, दोनों का टिल्ट वहीं रहेगा। आप देखें जहां इंडिया ब्रिक्स में शामिल है वहीं इंडिया क्वाड में भी शामिल है। क्वाड जिसमें 4 मुल्क हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो इकट्ठे हुए थे चाइना की ग्रोथ को टैकल करने लिए। मैं कल की वीडियो में ज़रा एक्सप्लेन करूंगा खुल के कि अमेरिकन इलेक्शंस जो है ना वो इस पूरी दुनिया के मंजरनामे पे कितना असर रखते हैं, खास करके ये वाले इलेक्शन। खैर, ऑल इन ऑल दिस इज़ वेरी क्लियर कि पाकिस्तान इंटरनेशनली फंसने जा रहा है कि अगर इन हाउस एंड ऑर्डर नहीं रखा तो या नहीं किया, जो मैं हमेशा कहता हूँ, तो फिर जिम्मेदारी वही होंगी जिनको अपना ईगो बचाना है इस वक्त, ज़ाहिर है उन पर जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि आप सिर्फ 2 ही सूरत में इस वक्त अपनी मर्ज़ी से तबाही मचा सकते हो मुल्क में। या तो आप अमेरिका को इतनी बड़ी कोई लालच दे दो कि आप ब्रिक्स में शामिल नहीं होगे जब आपको मौका मिले, अभी तक तो खैर नज़र भी नहीं आ रहा। मुझे तो डर है वैसे कि अमेरिका को शायद इन्होंने यकीन दहानी ना करवाई हो कि आप भाई हम नहीं जाएंगे ब्रिक्स में, मगर वो यकीन दहानी बाइडन यानी कि डेमोक्रेट्स, अगर कमला के चांसेस तो आज तो मुझे कम नज़र आ रहे हैं, आज तो ट्रंप के ज़्यादा है। सो अगर आपने ऐसा एग्रीमेंट किया भी है डेमोक्रेट्स के साथ तो ट्रंप को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और अगर आप ट्रंप को मनाना चाहते हैं तो फिर भूल जाएं चाइना और CPEC, ये सारी चीज़ें वगैरह, वो सब चीज़ें बंद करवा देगा। ऐसा आप कर लेंगे, देख लेंगे। दूसरा, या तो अमेरिका को भूल जाएं और प्रेशर बर्दाश्त करके पूरी तरह अपने आप को चाइना और रशिया के हवाले कर दें, वो भी मसला है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर फिर दोबारा कशकोल लेके पहुंचे हैं IMF से $2 बिलियन लेने, यानी इकनॉमी इजाज़त नहीं देती। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपके जो इंटरनल फॉल्ट्स हैं उनको अमेरिका बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करना जानता है। फिर आप भी बांग्लादेशी हुक्मरानों की तरह चीखते रह जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। इसलिए मैं अभी भी इसी चीज़ पे कायम हूँ, न्यूट्रल रहना है वर्ल्ड ऑर्डर में, तो फिर खान साहब को यूज़ करो। यूज़ तो किया है, लेकिन काजी फायज़ा साहब को ना डोनट मिला ना एक्सटेंशन। अब अल्लाह करे कोई गिफ्ट मिल जाए इनको किसी नौकरी की सूरत में,
जस्टिस मंसूर ने खत लिख के उनकी असलियत बाहर सही निकाली है, और सही किया 6 जजेस ने इनकी फेवर में ना जाके। अब सोचें कि काजी साहब रिटायरमेंट के बाद अगर ये चीफ इलेक्शनर बन गए या नैब के चेयरमैन बन गए, कितना फ़नी हो जाएगा। ज़ाहिर एक्सटेंशन नहीं मिली, लेकिन कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मिलेगा। बट इट इज़ अ सेंस ऑफ रिलीफ दैट ही इज़ नो मोर इन कोर्ट, और इनकी फजूल की फ़िलासफ़ी को हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज़ हैपनिंग, 2 ways are there depending on 2 things. One is जस्टिस याया अफरीदी की पॉलिसी क्या है, और क्या वो पहले दिन से ही अग्रेसिव रहते हैं या वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखेंगे कि भाई डू द राइट थिंग बट एट द राइट टाइम, केओस नहीं क्रिएट करो, बिकॉज दीज अमेंडमेंट्स विल गो वन वे और दी अदर। इन अमेंडमेंट्स का कोई काम नहीं है। वो टाइमिंग्स अभी विद इन मंथ ही होती हैं या फिर जनवरी फरवरी तक कहानी को खींचा जाएगा, और जब बात आएगी अपनी एक्सटेंशन की तो फिर शायद सारा मामला ही रिवर्स कर दिया जाएगा। सेकेंडली, खान साहब से किस किस्म की डील बनती है। इफ़ द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो शुरू हुए हैं वो कामयाब होते हैं, और वो कामयाब होंगे जो मुझे लगता है, नॉट बिकॉज के खान साहब इज़ विलिंग फॉर द डील, बट एस्टेब्लिशमेंट इज़ डेस्परेट एंड एग्जॉस्टेड। ज़ाहिर है खान साहब भी यही चाह रहे हैं, इसलिए अपनी नेचर भी हल्की हुई है। और अगर खान साहब कोई डील बन जाती है तो उस खबर से ही, वो जो डील वाली खबर की डील क्या होगी, और खान साहब बाहर आएंगे और पता चलेगा कि वो पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, तो फिर तो सरकार की उसी खौफ से ही गिर जाएगी। कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और को। मगर सवाल अगेन वही है कि डील क्या है। अगर डील ये है कि बाहर चले जाओ, जो कि नून लीग की पूरी कोशिश होगी, तो फिर उस डील का कोई फ़ायदा नहीं है, और इतना टाइम इंतज़ार क्यों किया, पहले ही चले जाते। या फिर डील ये होगी कि बस जेल से बाहर आओ, बाकी जो करना है करो, सिर्फ हमें यानी इस्टेब्लिशमेंट को हिट मत करना। तो फिर ये गवर्नमेंट जल्दी जाएगी और इलेक्शंस भी जल्दी ही होंगे। अगेन, अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो शुरू हुए हैं ये कामयाब हुए, तभी ये सब कुछ मुमकिन है। उसके अलावा या तो अपने ईगो की बत्ती बनाओ और बहालत मजबूरी गिव इन कर दो सभी चीज़ों के आगे, और करना पड़ जाएगा अगर इस रास्ते पे चले, क्योंकि ट्रंप के चांसेस बढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सर्वेज, और दिन सिर्फ 10 रह गए। यार ईगो की बत्ती मजबूरी के अंदर देकर अपनी मनवाते जाएं, मजबूरी के अंदर मतलब आवाम के चले, लेकिन कैसे? जस्टिस याया अफरीदी काजी फायद ईसा साहब बन जाएंगे, ठीक है। इमरान खान साहब को आप इंटरनेशनल इतनी नज़रों के बावजूद जेल में रखेंगे अंत तक, ठीक है। इतना इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद आप अपनी यही पॉलिसीज़ कंटिन्यू रखोगे इसी वीक सिस्टम के साथ, वो भी तब जब ये क्लियर है कि यू हैव नो आइडिया कि डोनाल्ड ट्रंप सारा जीतने के बाद क्या करेगा। अच्छा, कुछ लोग तो इस हद तक चले गए हैं कि ताकत का कि भाई अमेंडमेंट ना हो गई, पता नहीं क्या हो गई, अमेंडमेंट के बाद इस हद तक चले गए हैं कि भाई इतनी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा कि बुशरा बीबी को निकाला इसलिए कि वो दूसरी आसिफ अली जरदारी बनेंगी। मैं सिर्फ हंस सकता हूँ, इस बात ने मजाक बना दिया है मुल्क का, सिर्फ पावर मूव के लिए और ये दिखाने के लिए कि ये हम कर सकते हैं। एक पूरा पेंडोरा बॉक्स खुलवा दिया है इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसलिए कहता हूँ कि शख्सियतों की हाँ या ना के बजाय हमेशा ये देखा करें कि ये हो सकता है कि नहीं।